Good morning, students. Welcome you all in this new lecture of thermodynamics. अभी तक हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम किस चीज़ों को समझ सकते हैं। एंट्रोपी का निर्धारण किस प्रकार कर सकते हैं। द्रवों तथा गैसों की परम एंट्रोपी का निर्धारण हमने करना सीखा था ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हमारा आज का टॉपिक है तृतीय नियम का परीक्षण या टेस्ट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम जानते हैं कि तृतीय नियम का प्रायोगिक रूप से पूर्ण रूप से परीक्षण नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई भी विधि हमारे पास नहीं है जिससे परम शून्यता पर एंट्रोपी की सीधी गणना की जा सके। सीधी गणना मीन्स एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट किया जा सके। ऐसा कोई मेथड हमारे पास नहीं है। इसलिए तृतीय नियम का प्रायोगिक रूप से पूरी तरीके से परीक्षण नहीं किया जा सकता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन नॉट बी experimentally verified because there is no method to calculate the absolute entropy at 0 degree Kelvin। लेकिन किसी रासायनिक अभिक्रिया में नापी गई एंट्रोपी में परिवर्तन जो है वो तीसरे नियम के अनुसार होता है और ये तीसरे नियम को प्रमाणित करता है। हम जानते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहता है कि पूर्णतः शुद्ध ठोस की एंट्रोपी 0 डिग्री केल्विन पर शून्य है। अब इस धारणा का आधारभूत परीक्षण फंडामेंटल टेस्ट ये है कि इससे जो एंट्रोपी का मान प्राप्त होता है वह दूसरे आंकड़ों मतलब अभिक्रिया ऊष्मा के साथ मिलकर जो परिणाम देता है वो प्रायोगिक मान के समतुल्य या इक्विवेलेंट पाए गए। जैसे हम अगर साम्यावस्था स्थिरांक की गणना करें, एंट्रोपी का मान थर्ड लॉ के हिसाब से निकालकर और अभिक्रिया ऊष्मा के आधार पर निकालकर, तो ये दोनों मान जो हैं वो समतुल्य आते हैं, इक्विवेलेंट आते हैं, जो तृतीय नियम की पुष्टि करते हैं, विच कन्फर्म्स द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की सहायता से निकाली गई एंट्रोपी सामान्यतः सांख्यिकी आधार पर निकाले गए मान से पूरी तरीके से मेल खाती है। इसमें जो सूक्ष्म अंतर होता है उसे हम नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि ठोस पूर्ण रूप से आदर्श नहीं होते। द एंट्रोपी obtained by the third law of thermodynamics and the entropy calculated on the statistical basis totally resemble with each other। ये दोनों पूरी तरीके से रिजेंबल होती हैं। The small difference between them can be considered as negligible because the solids are not totally ideal। ठोस जो हैं वो पूरी तरीके से आदर्श नहीं होते, इसलिए इन दोनों के बीच में तृतीय नियम के अनुसार निकाली गई एंट्रोपी और सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल आधार पर निकाली गई एंट्रोपी में जो थोड़ा सा अंतर होता है वो उसको हम नगण्य या नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का परीक्षण करते हैं। दिस इज़ द ओनली टेस्ट फॉर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर हम तृतीय नियम की सहायता से एंट्रोपी निकालें हैं और स्टैटिस्टिकल आधार पर सांख्यिकी आधार पर एंट्रोपी निकालें हैं तो उनमें कुछ अंतर नहीं आता है। लेकिन
हमारे पास इसके कुछ अपवाद भी हैं। देयर आर द एक्सेप्शंस ऑफ थर्ड लॉ। तो अब हम देखेंगे तृतीय नियम के अपवाद या एक्सेप्शंस ऑफ थर्ड लॉ। हम जानते हैं कुछ स्थितियों में कैलोरी मापी विधि और सांख्यिकी विधि से निकाली गई एंट्रोपी में अंतर होता है। कैलोरी मापी विधि से निकाली गई एंट्रोपी किसके अकॉर्डिंग होगी? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब कैलोरी मापी विधि से निकाली गई एंट्रोपी का मान स्टैटिस्टिकल मेथड से निकाली गई एंट्रोपी के मान से कम होता है। कैलोरी मापी विधि से, या आप कह सकते हैं थर्ड लॉ के अनुसार निकाली गई एंट्रोपी का मान स्टैटिस्टिकल मेथड से, सांख्यिकी विधि से निकाली गई एंट्रोपी के मान से कम होता है। अब ये देखा गया कि इस अंतर का कारण क्या है। इस अंतर का कारण है कि परम शून्य ताप पर भी इन निकायों में कुछ एंट्रोपी पाई जाती है, जिसे शेष एंट्रोपी या रेजिडुअल एंट्रोपी कहते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि परम शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान शून्य होता है, लेकिन कुछ सिस्टम्स में परम शून्य ताप पर भी एंट्रोपी शून्य नहीं होती, बल्कि कुछ न्यूनतम एंट्रोपी होती है, जिसे हम कहते हैं शेष एंट्रोपी या रेजिडुअल एंट्रोपी। द एंट्रोपी फॉर सर्टेन सिस्टम्स इज नॉट ज़ीरो even at 0 degree Kelvin. There are some amount of entropy which is known as residual entropy, जिसको हम क्या कहते हैं? शेष एंट्रोपी या रेजिडुअल एंट्रोपी। अब ये शेष एंट्रोपी या रेजिडुअल एंट्रोपी कहाँ से आती है? तो हम देखते हैं ये शेष एंट्रोपी तब उत्पन्न होती है जब निकाय या सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम में होता है, असाम्यावस्था में होता है। अगर तंत्र जो है वो साम्यावस्था में या इक्विलिब्रियम में होगा तो रेजिडुअल एंट्रोपी नहीं होगी। कहने का मतलब है कि तब उस केस में 0 डिग्री केल्विन पर एंट्रोपी का मान शून्य होगा। लेकिन यदि तंत्र साम्यावस्था में नहीं होता है तो 0 डिग्री केल्विन पर भी इट हैव सम मिनिमम एंट्रोपी, इसमें कुछ एंट्रोपी शेष होती है, जिसको हम कहते हैं शेष एंट्रोपी या रेजिडुअल एंट्रोपी। तो तृतीय नियम के जो अपवाद हैं वो इसी रेजिडुअल एंट्रोपी के आधार पर समझाए जाते हैं। क्या? पर्याप्त रूप से कम ताप पर, यानी बहुत कम टेम्परेचर पर ठोसों में अक्रमिक अवस्था यानी डिसऑर्डर पाया जाता है। When the temperature is sufficiently low, the solid contain disorder. ठोसों में डिसऑर्डर अवस्था पाई जाती है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये तृतीय नियम का, ये थर्ड लॉ का अपवाद है, एक्सेप्शन है। कैसे? इसके लिए अगर हम कैलोरी मापी विधि से, कैलोरीमेट्री मेथड से एंट्रोपी निकालें तो वो आती है 155.5 जूल किलो इनवर्स मीटर इनवर्स, जे जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और सांख्यिकी विधि से जो आती है दैट विल बी 160.1 जे के इनवर्स मोल इनवर्स। यानी इन दोनों में लगभग 4.4 जे के इनवर्स मोल इनवर्स का डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों है, इसको समझने के लिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड
अणु की संरचना को देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होता है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड अणु पर छोटा विद्युत द्विध्रुव, स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। अब इसके क्रिस्टलों में जब डाइपोल दो निकटतम अणुओं के एक ही या विपरीत दिशा में होते हैं तो इनकी ऊर्जा में अंतर होता है, जो कि बहुत कम होता है। जैसे यदि दो कार्बन मोनोऑक्साइड हैं और उनके अणुओं में ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उन दोनों की एनर्जी में बहुत कम, वेरी माइन्यूट डिफरेंस होगा। देखिए, एक पॉसिबिलिटी ये है कि कार्बन ऑक्सीजन और फिर कार्बन ऑक्सीजन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ऑक्सीजन कार्बन और फिर कार्बन ऑक्सीजन। तो इसमें समान अणु दूर दूर हैं, कार्बन दूर दूर हैं और इसमें कार्बन पास पास हैं, तो ये समान दिशा में और विपरीत दिशा में। तो ये विन्यास हैं दो, इनकी ऊर्जाओं में कुछ अंतर पाया जाता है। अब कम ताप पर आणविक घूर्णन, मॉलिक्यूलर रोटेशन प्रायः समाप्त हो जाते हैं। तब अणुओं के पास स्वयं को पुनर्विन्यसित, रीओरिएंट करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। अतः 0 डिग्री केल्विन पर क्रिस्टल में डिसऑर्डर अवस्था आ जाती है। अतः दिए हुए अणु को क्रिस्टल में दो में से किसी एक दिशा में जमाया जा सकता है। क्या है? अगर ताप सफिशिएंट है तो ये रोटेट करते रहते हैं और कोई डेफिनेट ओरिएंटेशन नहीं होता। एट ए सफिशिएंट टेम्परेचर द कंटिन्यूअस रोटेशन इज पॉसिबल एंड देयर इज नो प्रिसाइज ओरिएंटेशन। लेकिन जब ताप कम होता है तो मॉलिक्यूलर आणविक रोटेशन प्रायः समाप्त हो जाते हैं और फिर क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स कैन रीओरिएंट only in a particular direction. They do not have sufficient energy to reorient themselves. यानी वो एक विन्यास से दूसरे विन्यास को रोटेशन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो 0 डिग्री केल्विन पर, एट 0 डिग्री केल्विन द क्रिस्टल कम्स इन डिसऑर्डर स्टेट। 0 डिग्री केल्विन पर क्रिस्टल में डिसऑर्डर अवस्था या अक्रमिक अवस्था आ जाती है। तो जब अक्रमिक अवस्था आ जाती है तो फिर क्या होगा? द मॉलिक्यूल कैन बी अलाइंड इन गिवन टू पॉसिबल वे। दिए हुए अणु को क्रिस्टल में दो में से किसी एक तरीके से जमाया जा सकता है, अलाइन किया जा सकता है। अब यदि हम n अणुओं की कल्पना करें, हमने माना देयर आर n मॉलिक्यूल्स, तो हमें 2 की पावर n सूक्ष्म रूपी अवस्थाएं माइक्रोस्टेट मिलेंगी, जहाँ n जो है वो एवोगैड्रो संख्या है। n is the Avogadro number. If we consider n molecules, then they can be arranged in 2 की power n microstates, where n is the capital N is the Avogadro number. जब
2 की पावर n माइक्रोस्टेट मिलेंगी। तो 0 डिग्री केल्विन पर एंट्रोपी को ज्ञात करने के लिए हमारे पास समीकरण है S इज इक्वल टू K log W। द एंट्रोपी कैन बी कैलकुलेटेड बाई S इज इक्वल टू K log W, वेयर W इज 2 की पावर n। W क्या है? 2 की पावर n, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो अगर हम n को इधर लेंगे तो ये जाएगा n इंटू के लॉग 2, और हम जानते हैं n इंटू के किसके बराबर होता है? r के। तो ये आ जाएगा r log 2, s इज इक्वल टू r log 2। जब हम r की वैल्यू रखेंगे 2 log 2 की वैल्यू रखेंगे तो इसको सॉल्व करने पर यह आएगा 5.77 j k इनवर्स मोल इनवर्स। ये जो वैल्यू है ये रेजिडुअल एंट्रोपी या शेष एंट्रोपी का मान है। एस यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया? शेष एंट्रोपी या रेजिडुअल एंट्रोपी। अब आप देख रहे हैं क्या दोनों में अंतर कितना था? एक की वैल्यू थी, मैंने अभी आपको बताई 155.5 और दूसरी थी 160.1। तो दोनों में कितना अंतर था? इट इज़ अबाउट 5.6 और ये वैल्यू हमारे पास आई 5.77 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स। अब ये जो मान है, ये जो वैल्यू है, ये दोनों एंट्रोपीज़ के मान में अंतर के काफ़ी करीब है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेजिडुअल एंट्रोपी के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए दोनों विधियों से, यानी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से और स्टैटिस्टिकल मेथड से प्राप्त मान में अंतर होता है और ये तृतीय नियम का अपवाद है। लेकिन इस अपवाद को हम शेष एंट्रोपी या रेजिडुअल एंट्रोपी की सहायता से समझा सकते हैं। इसी तरीके से एक और एक्सेप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि के लिए भी जो दोनों में अंतर आता है वो भी उनकी शेष एंट्रोपी या रेजिडुअल एंट्रोपी के लगभग बराबर होता है। तो इससे हम तृतीय नियम के जो अपवाद हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इनको समझ सकते हैं। लेकिन तृतीय नियम का एक और अपवाद है जल, H2। जल का अणु भी तृतीय नियम का अपवाद है। इसके लिए भी कैलोरीमापी और सांख्यिकी विधियों से निकाली गई एंट्रोपी के मान में अंतर पाया गया। तो ये भी एक अपवाद या एक्सेप्शन हुआ। वाटर मॉलिक्यूल इज एन ऑल्सो एन एक्सेप्शन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिकॉज द वैल्यूज कैलकुलेटेड from calorimetric measurement and statistical measurement differs in the case of water। अब यदि हम हाइड्रोजन की स्थिति पर विचार करें तो ये ज्ञात होता है कि हाइड्रोजन की एंट्रोपी का मान 25 डिग्री केल्विन पर तृतीय नियम की सहायता से निकालने पर 124.01 124.01 जे के इनवर्स मोल इनवर्स और स्टैटिस्टिकल मेथड से निकालने पर 142.17 जे के इनवर्स मोल इनवर्स आते हैं। अब स्टैटिस्टिकल मेथड से निकालने पर जो
ज़्यादा वैल्यू आती है उसमें न्यूक्लियर स्पिन की एंट्रोपी जो है वो भी शामिल है। इस अधिक मान में नाभिकीय स्पिन एंट्रोपी भी निहित है। इट द एक्सेस वैल्यू ऑल्सो इंक्लूड द न्यूक्लियर स्पिन एंट्रोपी। अंतर कितना है इसमें? इसमें 124 माइनस 142, लगभग 18 का अंतर है। तो इसमें से 11.505 जे के इनवर्स मोल इनवर्स, ये क्या हो गई? नाभिकीय स्पिन एंट्रोपी, न्यूक्लियर स्पिन एंट्रोपी। तो स्टैटिस्टिकल वैल्यू में से इसको हम माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा? तो ये बचेगा जब आपने 142.17 में से 11.505 जो कि न्यूक्लियर स्पिन एंट्रोपी है उसको माइनस कर दिया तो यह आया 130.67। अब ये मान भी जो कैलोरीमेट्री से आपने निकाली थी वैल्यू 124.01 से काफ़ी अधिक है। तो ये एक तरीके से क्या है? अपवाद है। अब इस अपवाद को एक्सप्लेन करने के लिए हम जानते हैं कि ठोस हाइड्रोजन में उसके दो रूप पाए जाते हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। ठोस हाइड्रोजन में कम ताप पर भी उसके ऑर्थो और पैरा रूप पाए जाते हैं। किस रेशो में? 3:1 के रेशो में। एट low temperature also solid hydrogen contain ortho and para form in the ratio 3:1, जिसके परिणाम स्वरूप न्यूनतम ताप पर भी हाइड्रोजन अणुओं के वितरण में कुछ अनियमितताएं होती हैं। सो एट minimum temperature also there are some irregularities in the distribution of hydrogen molecules। हाइड्रोजन अणुओं के वितरण में कुछ अनियमितताएं होती हैं। इसलिए ठोस की एंट्रोपी 0 डिग्री केल्विन पर शून्य नहीं होती। वो शून्य कब होगी? जब 0 डिग्री केल्विन पर पूर्ण रूप से नियमित अरेंजमेंट हो। If there is totally regular arrangement, then we consider 0 entropy at 0 डिग्री केल्विन। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इतने कम टेम्परेचर पर भी देर आर द इरेगुलरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम 0 डिग्री केल्विन पर एंट्रोपी को शून्य नहीं मान सकते हैं। द एंट्रोपी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज 0 एट 0 डिग्री केल्विन। अब ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन 3:1 के अनुपात में पाए जाने के आधार पर परिकलित एंट्रोपी का मान 18.37 जे के इनवर्स मोल इनवर्स है। हमने क्या किया कि हाइड्रोजन के परमाणु ऑर्थो और पैरा में 3:1 के अनुपात में है। इस आधार पर हमने एंट्रोपी की गणना करी, अतिरिक्त एंट्रोपी मतलब एक्स्ट्रा एंट्रोपी की गणना करी। तो उसका मान कितना आया? 18.37 जे के इनवर्स
mole inverse. The extra entropy of hydrogen calculated by assuming the ratio of ortho and para hydrogen is 3:1 comes out to be 18.37 J K inverse mole inverse. This value is quite close to the difference between calorimetric value and statistical values of water molecule. So, it explains the exception water molecule. ये मान कौन सा मान? ये जो 18.37 जे के इन्वर्स मोल इन्वर्स है, ये मान तृतीय नियम से प्राप्त मान 124.01 में अगर इसको हम जोड़ दें तो ये कितना हो जाता है? 142.38 जे के इन्वर्स मोल इन्वर्स, और स्टेटिस्टिकल मान 142.17 जे के इन्वर्स मोल इन्वर्स के लगभग बराबर है। तो ये जल के अपवाद को एक्सप्लेन करता है। इट एक्सप्लेन्स द एक्सेप्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आज के लिए बस इतना ही। ये अब हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरा हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू।